सीएम किसको बनाया पता है? अपने खुद की वाइफ को, जो कि अंगूठा छाप थी, जिनका नाम था रबड़ी देवी। और ये बीजेपी से कनेक्शन थे और बहुत अच्छे रिलेशन थे बीजेपी थे, क्योंकि ये बीजेपी के पॉलिटिकल मेंबर। इन्होंने इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट निभाया था। ये तो इसमें शामिल थे ही, लेकिन इनका दोहरापन आप देखेंगे और सुनेंगे तो आप भी थोड़ा हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो देश के विकास को अंधा कर देती है। बिहार, जो कभी नालंदा और मगध के नाम से जानी जाती थी, वो 1990s तक आते आते चारों चोरों का बिहार बन गया। ये कहानी है एक ऐसे घोटाले की जिसमें गाय भैंसों के नाम पे पैसे लूटे गए, जो कि लूटने वाले थे हमारे देश के कुछ करप्ट ऑफिसर्स, कुछ करप्ट पॉलिटिशियन और कुछ बेईमान बिजनेसमैन, जो देश का पैसा लूट के अपने खुद के जेबों में भरे। और ये जब कहानी जब देश के सामने आई तो पूरा बिहार पूरा हिल गया। 1970 के आखिरी दिनों में एनिमल हस्बेंड्री को लगभग करोड़ रुपए दिए जाते थे गाय भैंसों के नाम पे, क्योंकि गाय भैंसों का ख्याल रखा जा सके, उनको प्रॉपर दवाइयाँ मिल सके, उनको प्रॉपर चारा मिल सके और पूरी तरीके से उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो और जो भी अच्छे सुख सुविधा हो उनको अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। लेकिन ये जो पैसा ट्रेजरी से निकलता था वो एनिमल हस्बेंड्री की जगह यूज़ होने के बजाय ये नेताओं के ऊपर यूज़ होता था, क्योंकि ये सारा पैसा नेताओं लोग अपने घर में दबा दबा के बैठ गए थे। और ये सारा पैसा जहाँ गाय भैंसों में लगना था वहाँ नेताओं की फैमिली पर लगने लगा, नेताओं के अपने पर्सनल यूज़ के लिए लगने लगा। और यही बन गया एक हमारे देश का, हमारे बिहार का एक बहुत बड़ा करप्शन, जो कि नामी चीनी था। और अभी तक हमारा देश, हमारा बिहार इससे बहुत अच्छी और तेज निगाह से दिखता है और जानता भी रहेगा। और ये स्कैम 1977 से लेकर 1996 तक चला था, यानी कि लगभग टोटल 19 साल, मतलब कि गाय भैंसों के नाम पर टोटल 19 साल हमारे देश के गरीब गाय भैंसों ने ये पैसा लूट लूट के रखा था। और इसकी टोटल अमाउंट था 950 करोड़, यानी कि 950 करोड़। यानी कि आज के टाइम से अगर इसका लगभग अंदाजा लगाए तो लगभग टोटल 10,000 करोड़ होगा। अगर ये सारे नेता अगर भले वाले होते, अगर अच्छे दिल के होते, अगर साफ दिल के होते, तो ये पैसा लूटने के बजाय अगर लूटे भी होते, अगर जनता के विकास में लगाए रहते, तो आज बिहार पुअर स्टेट के बजाय आज रिच स्टेट होता और हमारे बिहार के भाइयों को मार नहीं खाना पड़ता महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगभग 950 करोड़ बिना किसी के कान में भनक चले ये निकल कैसे जाता था? इसका जवाब ये है कि वो सारा पैसा एक साइलेंट डील होता था, जिसको चुपचाप की मीटिंग बोला जा सकता है, एक ब्यूरोक्रेट के तरफ से और हमारे देश के गरीब पॉलिटिशियन के तरफ से। और हमारे देश के पॉलिटिशियन बोलते थे कि आप पैसा रिलीज़ करो, हमेशा बाद में दे देंगे। और सरकार कान में ठेपी डाल के बैठी थी, उधर पैसा रिलीज़ कर देती थी और हमारे देश के पॉलिटिशियन से लूट के अपने जेब में भर देते थे और इसे अपने जो बाल बच्चे जिनके भैंस थे उनके लिए यूज़ किया करते थे। 1990s पर हमारे देश के, हमारे एक बिहार स्टेट के, जो कि लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के मसीहा बनकर, गरीबों के नेता बनकर अपनी पॉलिटिकल साम्राज्य को खड़ा किया था। और इसी समय ये स्कीम अपने पीक पर था पूरा, जो कि पूरा हाईएस्ट पॉइंट पर था। इनसाइडर के हिसाब से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का हर एक व्यक्ति, हर एक ट्रेजरी ऑफिसर एक नेकस था। वेटरनरी डॉक्टर, यानी कि जानवरों के डॉक्टर और सप्लायर और ट्रेजरी ऑफिसर मिलके उस पैसे को रिलीज किया करते थे। एक ट्रेजरी, एक ऑफिसर और एक नेता और एक पूरा सिस्टम, जो कि लोगों के सपने को खा रहा था, खा नहीं रहा था, पूरा निगल जा रहा था। आपको और मुझे नहीं, उन व्यक्तियों के सपनों को जो उनके भरोसे बैठा करते थे। और ये वही टाइम था जब बिहार में पेपर में चारा ज़्यादा था और गाय कम। लेकिन सबके मन में एक सवाल उठा होगा, ये इतना बड़ा सिस्टम था, इतने प्रॉपरली वर्क कर रहा था, लेकिन इस बिल के ऊपर से और इस स्कैम का राज किसने खोला? तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए। 1996 में डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर में एक यंग आईएएस ऑफिसर, जिसका नाम था अमित खरे, इनको एक सस्पिशियस बिल मिली, जो कि एक छोटे से गौशाला की थी और उसमें लागत कितना लगा था पता है आपको? 10 लाख। तो इनको शक हुआ और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया। इन्वेस्टिगेशन चला लंबा, लेकिन हम सबके सामने आया एक सुंदर सा चारा घोटाले का स्कैम। और इस करप्शन को उजागर करने के बाद अमित खरे का नाम करप्शन के खिलाफ एक मिसाल के तौर पर देखा जाने लगा। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मिसाल था, एक मशाल जिसको बोला जाता है, वही अमित खरे बन गए थे बिहार के लिए। और बने भी क्यों ना भाई, जब नेताओं लोग इतनी बड़ी घोटाली कर रहे थे, अगर ये चाहते तो उनके साथ मिलके ये भी उसका हिस्सा बन सकते थे। लेकिन नहीं, इनके अंदर ईमानदारी थी, दिल में इनके देशभक्ति का भाव था। इन्होंने करप्शन में इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहा। इन्होंने सोचा मेरा देश है, इन चोरों से मुझे बचाना है, सो इन्होंने उसको उजागर किया। और नाम होना तो फिर बनता है भाई। एक मशहूर व्यक्ति जिनका नाम था सत्येंद्र दुबे, उन्होंने कहा था कि व्हेन वन ऑनेस्ट ऑफिसर डिसाइड टू एक्ट, द इंटायर करप्ट सिस्टम स्टार्ट टू शेक। यानी कि अगर एक ईमानदार व्यक्ति अगर ठान ले
कि करप्शन मुझे मिटाना है, पूरे करप्ट सिस्टम को मिटा सकता है। लेकिन आज के टाइम पे मुझे मुश्किल लग रहा है कि अमित खरे जैसे लोग आज होंगे हमारे सिस्टम में। और तबाही तो अब आएगी भाई, जब स्कैम सामने आने के बाद पूरे बिहार की पॉलिटिक्स में पूरा तूफान छा गया और हल्ला जोर शोर होने लगा। सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन बैठाया और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई। A day after the CBI named Lalu Yadav and his family. और लालू यादव ने 1997 में अपना इस्तीफा दे दिया। सिचुएशन आया है, जिस सिचुएशन में जो चारा घोटाला है उसमें नाम आने के बाद और चार्जशीट होने के बाद हर पार्टी के लोग रिजनेशन की मांग कर रहे हैं। कारण ये था कि उनके खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल हुई थी क्योंकि वो इसमें गुनहगार पाए गए थे। लेकिन इसमें आयोग ने जानते हो क्या हुआ, उन्होंने सीएम किसको बनाया पता है? अपनी खुद की वाइफ को, जो कि अंगूठा छाप थी, जिनका नाम था रबड़ी देवी। लेकिन रबड़ी देवी के हाथ में एक कुर्सी बहुत आसानी से नहीं आई थी, बहुत मशक्कत करने के बाद आई थी क्योंकि लालू यादव के ऊपर पूरा सेंटर से प्रेशर पड़ रहा था। तो इन्होंने सीएम पोस्ट से रिजाइन किया और अपनी खुद की वाइफ को सीएम पद सौंप दिया। यानी कि लाठी भी ना टूटी और सांप भी मर गया। कुछ ऐसा ही यूज़ किया था लालू यादव ने बिहार के पॉलिटिक्स को। इसी के टाइम को मीडिया ने कहा जंगल राज का जंग। कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती है। ये स्कैम सामने आने के बाद लोगों ने इस भ्रष्टाचार का सिर्फ एक पार्टी को थोप दिया, यानी कि पूरा टैग दे दिया कि आरजेडी को, क्योंकि ये आरजेडी ने पूरा स्कैम किया है। लेकिन ये पूरी साफ बात नहीं है भाई। इस केस में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट थे। जानना चाहोगे कौन कौन? आरजेडी के लालू यादव तो थे इन्वॉल्वमेंट, जगन्नाथ मिश्रा जो कि सेंट्रल में थे और कांग्रेस पार्टी से थे, और जानते हो कौन थे? बीजेपी पार्टी से भी था एक, इनका नाम जान के आप थोड़ा चौंक जाओगे। इनका नाम था ध्रुव भगत और ये बीजेपी से कनेक्शन थे और बहुत अच्छे रिलेशन थे बीजेपी थे, क्योंकि ये बीजेपी के पॉलिटिकल मेंबर थे। कुछ ब्यूरोक्रेटिक भी शामिल थे। यानी कुल मिला के किसी एक पार्टी का मसला नहीं था, पूरे पार्टी का, यानी कि पूरा होल करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम ही करप्ट था इधर। Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. चलिए ये सब तो हो गया, लेकिन जो कन्विक्ट हुआ था लालू यादव, उनका क्या हुआ था? कोर्ट ने 55 अलग अलग केसेस इनके ऊपर बनाए और इनको लगभग कई सालों तक जेल की हवा खानी पड़ी, तब ये जाके फ्रेश होके आए बाहर। 2013, 17 और 18 में पूरा कन्विक्शन मिला लालू यादव को और जगन्नाथ मिश्रा को। सीबीआई कोर्ट ने बोला कि ट्रेजरी बिल के नाम पर इतना सारा पैसा लूटा गया, लेकिन सिर्फ चारा कागजों पर दिखा, असलियत में कहीं नहीं। लेकिन इस केस से एक चीज़ तो साफ हुई, और ये कहावत पूरा सूट होता है विलियम ग्लैडसन का, जस्टिस विल बी डिले बट कैनॉट बी डिनाइड। यानी कि आपको सज़ा तो मिलेगी अगर आपने गलत किया है, भले थोड़ा देर हो। और फूडर स्कैम ने बिहार के इमेज को इतना बदनाम किया कि लोगों ने इसे जंगल राज का नाम दे दिया। जंगल राज और वहाँ इन्वेस्टमेंट रुक गया, बिहार के लोगों का माइग्रेशन बढ़ गया। और आज भी जब कोई बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं जैसे कि, तो लोग बोलते हैं कि ये भी सेम चारा घोटाला जैसा स्कैम है। इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी मोस्ट ऑफ आरजेडी को पूरा निशाना साधती है कि इन्होंने पूरा स्कैम किया था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि स्कैम बहुत सारे बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर भी इसमें शामिल थे, जैसे ध्रुव भगत और सुशील मोदी। इन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट निभाया था। ये तो इसमें शामिल थे ही, लेकिन इनका दोहरापन आप देखेंगे और सुनेंगे तो आप भी थोड़ा हैरान हो जाएंगे। इंक्वायरी चली थी, इन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट दिया था कि स्कैम हुआ है और वगैरह वगैरह, ये सब लोग शामिल थे, हम लोग थे, सब कुछ। लेकिन अभी सेंटर में इनकी पावर थी और फिर भी जेल में जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बाद में पॉलिटिकल प्रेशर को ऐसे ये दब गए और वॉइस अपनी दबा दिए, यानी कि खिसिया बिल्ली खंबा नोची, कुछ ऐसे ही हाल हो गया था। यानी कि ये सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए सिर्फ सामने आए थे, लेकिन पीछे से पलट गए थे। अभी आप जानते हैं अगर इनका सामने नाम उछाला गया तक, तो आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले भी इनका नाम सामने करते कि बीजेपी तुम भी तो थे इस स्कैम में, शायद इसीलिए बीजेपी ने इनका नाम दबा दिया और आरजेडी यानी कि लालू यादव का नाम एकदम उठा दिया। एक बिटर ट्रूथ है, जब एक सिस्टम टूटता है तो सिर्फ एक पार्टी नहीं, पूरा देश हारता है। चारा घोटाला के 25 साल बाद भी ऐसे बड़े बड़े स्कैम आते गए, जैसे कि व्यापम स्कैम, सृजन स्कैम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, ऐसे अनेकों स्कैम आए गए हैं, जो कि ये सिर्फ दर्शाता है कि सिर्फ हमारा देश बदला है, सिस्टम वही है अभी, और अभी भी उधरी पड़े, सिर्फ इन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी चेंज की है। इनका नसीहत इंसान तो वही है, मतलब इनका फ्रॉड होना रुकेगा नहीं। पार्टी ये आए चाहे वो आए, फ्रॉड तो ये करते रहेंगे और आप सिर्फ इन्हें अंधा बनकर वोट डालते रहिए। आप जागरूक नहीं होंगे तब तक ये देश बदलेगा नहीं। और अगर भगत सिंह जी ने भी अगर ऐसे सोचा होता कि क्या होता है, हमें आज़ादी मिल के क्या मतलब होगा, हमें क्यों दूसरों से लड़ना, क्यों अंग्रेजों से लड़ना, तो आज हम आज़ाद नहीं होते, आज हम फ्रीडम नहीं होते।
सो अगर आप एक जागरूक है, अगर एक पढ़े लिखे इंसान है, तो लोगों को समझाइए, बताइए कि ये पॉलिटिकल पार्टी बेकार नहीं है, अच्छी है, लेकिन इनमें जो लोग भरे हैं बहुत बेकार है, बहुत घटिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, क्रिमिनल केसेस है, उनको वोट मत दीजिए। और जो आपके नेता अगर किसी जगह से है, अगर वो पहले भी इस जगह से अगर रहे हों, चाहे एमएलए एमपी, अगर वो आपके पास अगर आते हैं अगर वोट मांगने, तो उनसे बताइए कि आप जब थे एमएलए एमपी तो क्या काम किए थे और क्या काम किए हैं। तो जिस पार्टी को अगर आप देख चुके हैं, आप न्यू पार्टी आई है जो कि अपॉर्चुनिटी मांग रही है अपना काम दिखाने के लिए, तो उन्हें भी एक मौका देने को सोचिए। मेरा खाली ओपिनियन है, बाकी सब आपके ऊपर निर्भर करता है। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि भगवान भी उस देश को नहीं बचा सकते जिस देश के लोग खुद अपना विचार नहीं रख सकते, यानी कि नेताओं के विचार अपने मन में रखते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं, यानी कि एक गुलामी वाली मानसिकता है, यानी कि जो वो बोले वही बिटर ट्रूथ है और वही सच है और वही सत्य है और हम उनके मार्ग पे चलेंगे। सारा घोटाला सिर्फ एक संदेश था पूरे देश के लिए। अगर हम युवा, अगर इस देश के लोग अगर आज भी शांत नहीं बैठे, तो आप अपने और अपने देश के आने वाले भविष्य को भी इस चारे जैसा लुटा देंगे। इनको क्या जाता है, ये तो अपना व्यापम, इलेक्टोरल बॉन्ड और चारा घोटाला और अलग अलग घोटाले करके शांत बैठ जाएंगे। ये तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, इनका तो वेल सिक्योर फ्यूचर है। आपका क्या होगा भाई?